नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए रुक करते हैं देश की बड़ी तमाम खबरों की ओर। मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद देश में सोना और चांदी अचानक बेहद महंगे हो गए हैं। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसका सीधा असर बाजार में देखने को मिला। बुधवार को MCX पर सोने की कीमत में एक ही दिन में करीब 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी का भाव भी उछलकर 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। नई ड्यूटी लागू होने के बाद विदेशों से सोना और चांदी मंगाना महंगा हो जाएगा। यही वजह है कि बाजार में अचानक खरीदारी की लागत बढ़ गई है और कीमतों में जोरदार उछाल भी देखने को मिला। सोना जहां 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया, वहीं चांदी ने भी रिकॉर्ड तेजी दिखाते हुए निवेशकों को चौंका दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद विदेशी मुद्रा बचाना और बढ़ते ट्रेंड डेफिसिट को कंट्रोल करना है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होने से देश का डॉलर खर्च बढ़ता है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि कीमतों में इस बड़े उछाल ने आम लोगों, खासकर शादी और त्योहारों की तैयारी कर रहे परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। निवेशकों के लिए भी अब सोना चांदी खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार तबियत बिगड़ने पर उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से लीवर और लंग से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और पहले भी कई बार उनका इलाज चल चुका था। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। हालांकि पिछले समय में उनके वैवाहिक संबंधों को लेकर भी विवाद की खबरें सामने आई थी, लेकिन वे परिवार के साथ ही रह रहे थे। बताया जाता है कि वे फिटनेस के शौकीन थे और लखनऊ में उनका जिम और रियल एस्टेट का बिजनेस भी था। वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे और उन्होंने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। सूत्रों के अनुसार उन्हें पहले भी कई बार लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति में सुधार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता था। हाल के दिनों में उनकी तबियत लगातार खराब चल रही थी। अखिलेश यादव ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कहा कि प्रतीक अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक थे और परिवार के लिए हमेशा समर्पित रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा परिवार इस दुख की घड़ी में एकजुट है और आगे की कानूनी प्रक्रिया परिवार के निर्णय के अनुसार की जाएगी। लखनऊ के KGMU में डॉक्टरों के पैनल द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी। उनके निधन की खबर से यादव परिवार, समाजवादी पार्टी और समर्थकों में गहरा शोक फैल गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही लाउड स्पीकर के नियमों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल, पूजा या सार्वजनिक कार्यक्रम में हाईकोर्ट के मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी इलाकों में लाउड स्पीकर की आवाज की निगरानी करें। अगर कहीं भी निर्धारित डेसिबल से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजते पाए गए तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई अन्य धार्मिक आयोजन। ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानूनों का पालन हर हाल में करना होगा। राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को भी कहा गया है। इस दौरान बंगाल सरकार ने जिला प्रशासन को अवैध टोल वसूली पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बंगाल के सभी जिलों में जहां से वाहनों की आवाजाही होती है, ऐसे सभी टोल गेट, ड्रॉप गेट, बैरिकेड वाली संरचनाएं और चालू वसूली केंद्र जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। CBSE ने कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस साल 17 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से करीब 16.8 लाख परीक्षा में शामिल हुए और लगभग 15 लाख छात्र सफल घोषित किए गए। इस बार कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा, जो पिछले साल के 88.39% की तुलना में करीब 3.19% कम है। विशेषज्ञों के अनुसार पेपर पैटर्न और सख्त मूल्यांकन इसका कारण हो सकता है। लड़कियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और उनका पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का
82.13% रहा। रीजन वाइज बात करें तो तिरुवनंतपुरम ने लगभग 99% पास प्रतिशत के साथ टॉप किया, जबकि विजयवाड़ा और चेन्नई भी बेहतर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में शामिल रहे। दिल्ली में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, जहां ओवरऑल पास प्रतिशत करीब 51.97% रहा। इस साल बोर्ड ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया, जिससे कॉपियों की जांच ऑनलाइन हुई, पारदर्शिता बढ़ी और मूल्यांकन प्रक्रिया ज्यादा तेज और सटीक बनी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां उनकी तनख्वाह जल्द बढ़ने वाली है। सरकार ने 2% डीए बढ़ा दिया है। ये बड़ा फैसला सम्राट कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सम्राट कैबिनेट की ये पहली बैठक थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें डीए बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। सम्राट कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। डीए बढ़ने से न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशन भी बढ़ेगी। 7वें वेतन की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 58% की जगह पर 60% डीए मिलेगा। वहीं छठे वेतन की बात करें तो छठे वेतन आयोग में वेतन पेंशन पा रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257% की जगह 262 महंगाई भत्ता मिलेगा। 5वें वेतन की बात करें तो 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन पा रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474% की जगह पर 483% महंगाई भत्ता मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगामी ऑपरेशंस के लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नई दरों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना में काफी कम यूजर डेवलपमेंट फीस देनी होगी। प्राधिकरण ने शुल्क की दरों को इस तरह व्यवस्थित किया है कि जेवर से हवाई सफर करना दिल्ली के मुकाबले अधिक किफायती साबित हो सके। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 31 मार्च 2027 तक नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों के लिए 490 और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 980 का शुल्क तय किया गया है। वहीं यहां आने वाले यात्रियों के लिए घरेलू शुल्क 210 और अंतर्राष्ट्रीय शुल्क 420 रखा गया है। हालांकि 1 अप्रैल 2027 से इन शुल्कों में मामूली वृद्धि प्रस्तावित है, जिसके तहत घरेलू प्रस्थान शुल्क 541 और अंतर्राष्ट्रीय शुल्क 1083 तक पहुंच जाएगा। वहीं ऐसी खबरें भी हैं जहां आकाशा और इंडिगो ने टिकटों के रेट भी कम कर दिए हैं। आकाशा की नोएडा से बेंगलुरु का टिकट सोमवार को 8000 से ऊपर था, बाद में वो घटकर 6500 रुपए कर दिया गया। वहीं अन्य शहरों के टिकटों के रेट भी कम किए गए हैं। बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले ही ऐसी खबरें थी कि यहां से उड़ानें दिल्ली की तुलना में सस्ती होंगी, लेकिन जब टिकटों के रेट सामने आए तो लोग निराश हो गए, क्योंकि इनके रेट दिल्ली एयरपोर्ट की तुलना में ज्यादा थे। यात्रियों के साथ साथ विमानन कंपनियों के लिए भी नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली के मुकाबले एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। इसका सबसे प्रमुख कारण विमान ईंधन ATF पर लगने वाला टैक्स है, जहां दिल्ली सरकार ATF पर 25% वैट वसूलती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए इसे घटाकर मात्र 1% कर दिया है। ईंधन पर टैक्स का ये बड़ा अंतर एयरलाइंस के खर्चों में भारी कटौती करेगा, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में और भी सस्ती उड़ानों की उम्मीद जाग गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक तेल संकट और बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों के बीच बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत और वित्तीय गीता की अपील के बाद सीएम योगी के मुख्य सचिव, DGP और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बड़े औद्योगिक संस्थानों, IT कंपनियों और स्टार्टअप्स को सलाह देने के निर्देश भी दिए हैं कि वे कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लागू करें। खासतौर पर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में हाइब्रिड वर्क मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या 50% तक कम करने के निर्देश भी दिए हैं।
राज्य सचिवालय और विभागीय बैठकों में भी 50% मीटिंग्स वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के सेमिनार, कार्यशालाएं और आधिकारिक कार्यक्रम भी ऑनलाइन आयोजित करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने लोगों से मेट्रो, बस और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की भी अपील की है। साथ ही कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आम नागरिकों को जोड़ने के लिए सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और ट्रैफिक नियंत्रण में बड़ी मदद मिलेगी। ग्लैमर की दुनिया में रिश्तों के बनने और बिगड़ने की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन जब बात किसी चहेते कपल की हो तो फैंस की चिंता और भी बढ़ जाती है। इसी बीच बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नाम्बियार को लेकर तलाक की अटकलें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल इन अफवाहों की शुरुआत तब हुई जब फैंस ने नोटिस किया कि मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार अब इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रही हैं। इतना ही नहीं, मौनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सूरज के साथ की कई तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं। इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते में अनबन की चर्चाएं तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला ये कपल पहले अक्सर अपनी वेकेशन और रोमांटिक मोमेंट्स की तस्वीरें शेयर करता था, लेकिन अचानक आई इस डिजिटल दूरी ने फैंस को हैरान कर दिया है। हालांकि अभी तक मौनी रॉय या सूरज नाम्बियार की ओर से इन खबरों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे अटकलों को और ज्यादा हवा मिल रही है। मौनी और सूरज ने साल 2022 में शादी की थी और उससे पहले दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को डेट कर चुके थे। शादी के बाद भी दोनों को कई बार साथ में खुशहाल पल साझा करते देखा गया था, लेकिन अब सामने आई इन खबरों ने फैंस को चिंता में डाल दिया है। फिलहाल सच क्या है, ये दोनों की ओर से बयान आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।